Hello everyone, welcome to the Vedant Education channel. This is class 12th साइंस एंड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए ये लेक्चर है और लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, देखिए इससे पहले तक के लेक्चर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको मालूम है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले हमने इसमें कोलराउस के नियम तक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा था कि कोलराउस का नियम स्वतंत्र आयनों के अभिगमन की बात करता है और उसके अंदर वो क्या करता है, स्वतंत्र आयनों का जो भी क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब उनके अनंत अनुतापर मोलर चालकता जो है उन स्वतंत्र आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर क्या होगी, उस पूरे वैद्युत अपघट्य की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। यहाँ तक हमने इसमें कैलकुलेट किया था, बात की थी, पढ़ा था हमने। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इसमें चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल से पहले हम इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं कि भाई ये है क्या चीज़, क्या होता क्या है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ने से पहले हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लेक्चर था हमारा, शुरुआत हमने जब की थी तो हमने दो टाइप के सेल्स की बात की थी, जिसमें एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हमने क्या बोला था, वैद्युत अपघटनी सेल बोला था। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस की बात हमने की थी, वही बात अपन वापस से एक बार दोहराते हैं, जिससे हमें इसके डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और फिर क्या होगा, इसके डिफरेंस भी हमें इसमें समझ में आ जाएंगे। देखो वैद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या कहा था बच्चों, बताओ ये विद्युत धारा लेता है या देता है। ठीक है, हम इसको दे रहे थे ना, बाहर से सेल जोड़ रहे थे, इसके अंदर एक बाहर से ऐसे जोड़ रहे थे हम इसमें ला करके, जिससे क्या हो रहा था, इसमें वैद्युत अपघटन हो रहा था। तो विद्युत धारा हमने इसको दी है, तो ये किसको, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बदलता है क्या बच्चों, विद्युत अपघटनी काम क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जबकि ये वाला सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है, केमिकल्स भरे हुए हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बना करके हमें प्रोवाइड करा देगा, हमारी कार स्टार्ट हो जाएगी, हमारे बल्ब जलने लगेंगे, इन्वर्टर से फैन चलने लगेगा, वो सारी बातें, तो वो वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, इसमें आप अगर डिफरेंस देखते हैं, नेक्स्ट और मेजर डिफरेंस की आप अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो हमने एक चीज़ बोली थी कि भैया जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें हम विद्युत धारा दे रहे हैं। देखिए हम विद्युत धारा दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें अभिक्रिया अपने आप नहीं हो रही है, जो रासायनिक ऊर्जा बन रही है अपने आप नहीं हो रही है, हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही है। और जब बाहर से ऊर्जा देते हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए, तो वो कैसा होता है, अस्वतः प्रक्रम होता है। तो ये कैसा प्रक्रम है, अस्वतः प्रक्रम है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपके पास बैटरी है, बैटरी को आप बल्ब जोड़ दोगे, बल्ब जोड़ते ही जलने लगेगा, आपने बैटरी को कोई ऊर्जा नहीं दी है। इसका मतलब बैटरी में जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो अपने आप हो रही है और विद्युत ऊर्जा अपने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो कार्य है वो कैसा हो रहा है, स्वतः प्रक्रम के थ्रू हो रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि भाई ये जो आपके पास इसमें एनोड और कैथोड की आप बात कर सकते हैं। इसमें एनोड क्या था, पॉजिटिव था और कैथोड नेगेटिव था। यहाँ पे एनोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंसेस हैं वैद्युत अपघटनी और वैद्युत रासायनिक सेल में। चलिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, वह युक्ति जो कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये क्या करेगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करके देती है तथा
इसमें अभिक्रिया कैसी है, स्वतः या अस्वतः? इसमें कैसी होगी? स्वतः होगी। क्यों? क्योंकि अपने आप काम कर रहा है, बाहर से कोई ऊर्जा हम इसको नहीं दे रहे हैं, स्वतः होती है। बोलो बात समझ में आती है? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल जो है उनको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल जो है उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जिसमें डैनियल सेल हमारे पास में है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्हें गैल्वेनी या गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डैनियल सेल। क्या तो ये होता है, कैसे ये काम करता है, इसका कैसा डायग्राम है, असेंबली कैसी है। क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए, डैनियल सेल एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि भैया विद्युत रासायनिक सेल जो है वो एक टाइम पे विद्युत अपघटनी भी बन जाता है और एक टाइम पे क्या होता है, विद्युत रासायनिक है ही है। क्यों ऐसा कब होता है? मैंने आपको कहा था कि भैया जब भी वो विद्युत धारा दे रहा है, इसका मतलब रासायनिक से विद्युत ऊर्जा दे रहा है, तो विद्युत रासायनिक सेल है, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। तो भैया वो डिस्चार्ज हो गया ना, तो डिस्चार्ज क्योंकि विद्युत धारा में दे रहा है, तो विद्युत धारा दे रहा है तब तो विद्युत रासायनिक, और जो डिस्चार्ज हो गया उसको वापस भी तो चार्ज करना पड़ता है। तो जब आप चार्ज करोगे तब वो कैसा हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल के रूप में काम करने लगेगा, ठीक है। तो देखो, डैनियल सेल है हमारे पास, देखो जिंक व कॉपर से निर्मित विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल जिसका विभव 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये डैनियल सेल क्या है, कॉपर और जिंक से निर्मित है, क्योंकि सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो वो दोनों इलेक्ट्रोड इसमें किस किस के बने हुए हैं, जिंक और कॉपर के बने हुए हैं। देखिए असेंबली कैसी है, देखो यहाँ क्या हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोड के दो अलग अलग चैम्बर हो सकते हैं, या एक होता है, ठीक है। क्या करते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को या तो अलग अलग चैम्बर में रखते हैं या एक ही चैम्बर में रख लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों वो किस में है, एक ही चैम्बर का एग्जाम्पल है, ध्यान देना इस बात पे। अरे बालक बालिकाओं, इस बात पे ध्यान देना, गौर कर लेना इस बात पे, कहानी जो अब अपन बना रहे ना इस पे गौर कर लेना, ठीक है। और देखिए, अब आप बोलोगे कि भैया एक ही चैम्बर वाला कौन सा डैनियल सेल है, फिर वो भी बता दीजिए। तो वो जैसे ही आप फिजिक्स की लैब में जा करके देखेंगे, वहाँ पे आप एक डैनियल सेल यूज़ करेंगे, वो एक ही चैम्बर का डैनियल सेल होता है। हालांकि वो भी डैनियल है, ये भी डैनियल है, दोनों के बारे में मैं आपको ब्रीफ करके दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, दो अलग अलग चैम्बर ले लिए। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इसमें भी एक ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। और बच्चों ध्यान देने की बात क्या है, ये है जिंक का इलेक्ट्रोड, जिसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं। और यो किसका है, यो है कॉपर का, जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं। अब बच्चों बात आती है दिमाग में कि भाई आपने जिंक को इधर ही क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, आपने जिंक को एनोड ही क्यों बनाया। क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में एनोड रखते हैं, राइट साइड में कैथोड रखते हैं, ये IUPAC भी रिकमेंड करता है कि भाई आप ऐसे ही रखिए, ठीक है। तो हमने लेफ्ट में एनोड को, राइट में कैथोड को रखा। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई एनोड में जिंक ही क्यों है, कॉपर को ले आते हैं। तो बच्चों ये आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जो विभव है ना इनका उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको जो ऑक्सीकृत होने वाला है जिंक, देखो कॉपर और जिंक में ऑक्सीकृत कौन होगा, जिंक ऑक्सीकृत होगा,
ठीक है, और जो ऑक्सीकृत होगा वो एनोड पे आता है। और ऑक्सीकृत जिंक ही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि जिस धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड है, जिस धातु से बना हुआ इलेक्ट्रोड है, उसी धातु का हमने क्या ले लिया है, वैद्युत अपघट्य का विलयन ले लिया है। बोलो बात समझ में आती है क्या, उसी का लवण ले लिया, CuSO4। समझ में आ गई बात। देखो ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिंक का सल्फेट, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर का सल्फेट हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो जैसा कि ये क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल, मतलब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देने वाला है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो क्या कर दें, किसी चीज़ को जलाएंगे ना, बल्ब लगा लो भैया, इसके बल्ब लगा लो ताकि हमारा उजाला भी हो जाए, रोशनी भी हो जाए। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या, ये हुई असेंबली इसकी। ठीक है, अब देखो मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। देखो एक तो है हमारे पास वोल्टमीटर लगा हुआ है, आपके सामने जो आ रहा है, ये वाला V जो आ रहा है ना, दिस इज वोल्टमीटर। और ये जो मैंने अजीब सी चीज़ लगाई है, ये क्या है, कुंजी है ना, स्विच है ना, ये है। और ये जो M टाइप का है ना, ये मान लीजिए, हम इधर लिख देता हूँ मैं, दिस इज बल्ब है ना, बल्ब लगा दिया है कि भैया इससे करंट आएगा, उसका हमें मालूम चला। अब देखो ये क्या क्या तो काम करते हैं, जो जो आपने चीज़ें लगाई हैं वो क्या क्या काम करेगी। स्विच से तो क्या करेंगे, स्विच को बंद करेंगे। बंद, देखो बच्चों, आप जब घर में स्विच बंद करते हैं तो चीज़ें बंद हो जाती हैं, फैन बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ स्विच बंद करने का मतलब क्या है, इसको यहाँ पे टच कर देना। यहाँ पे टच करेंगे तो करंट और इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाएंगे और बल्ब जलेगा। उल्टा है ना, उल्टा है नहीं, आप समझिए उस चीज़ को। ठीक है ना, स्विच का बंद होने का मतलब क्या है, ये जो सर्किट है, ये वाला जो परिपथ है, ये पूरा हो जाता है। स्विच बंद कर दिया इसको, मतलब इस पर टच कर दिया, खोल दिया मतलब ये खुली हुई अवस्था में है। ठीक है, यहाँ देखो खुला हुआ, खुला स्विच है। ओके, ये बल्ब है हमारे पास, जैसे इसमें विद्युत धारा बहेगी तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या लगा दिया हमने, उपकरण लगा दिया है। और V4 क्या है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या बताता है बच्चों, वोल्टमीटर क्या बताता है, विभवांतर, विभवांतर बताता है। ठीक है क्या, मैं आपको, आप देखते जाइए, मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वोल्टमीटर क्या बताएगा हमें, चीख चीख के बताएगा कि भैया इस सेल का विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है। समझ में आया क्या। अब देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम जवान होंगे, जवान है, हमें सेल पढ़ना है अभी, तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के लवण में डुबा देते हैं। जब धातु के इलेक्ट्रोड, ठीक है, को उसी के लवण विलयन, देखो जिंक को जिंक के में, कॉपर को कॉपर के लवण में विलयन में डुबाते हैं, तो उसका, किसका, उस विलयन का आयनन होता है, जो साम्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, देखो बच्चों, एनोड पे तो कौन भरा हुआ है, दिमाग में एनोड के में भरा है ZnSO4, इसका आयनन होगा, और ये Zn2 प्लस SO4 2- में क्या हो गया, साम्य। ये चिन्ह साम्य का है क्या, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ रखा होगा। ये चिन्ह किसका है, साम्य अवस्था का चिन्ह है। कैथोड के दिमाग में हमने क्या भर रखा है, कॉपर सल्फेट भर रखा है, और कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस SO4 2- में डिसोशिएट हो जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आती है क्या। दोनों चैम्बर में देखो अभी तक ये स्विच खुला हुआ है, कुंजी हमने नहीं लगाई है, परिपथ बंद नहीं किया है, खुला पड़ा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और केवल आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही ये धातु के इलेक्ट्रोड हमने इसमें डुबाए हैं, तो उसके अंदर जो लवण का विलयन है वो क्या कर लेगा, एक साम्य अवस्था में आ जाएगा आयनित होकर के। ठीक है, ये तो कर ली हमने इसकी तैयारी भाई। ठीक है, ऐसा ऐसा हमारे पास होगा और ये इसके अंदर
पड़ा हुआ है चुपचाप जब ऐसा ऐसा हुआ। अब देखो इसमें हम बात करते हैं कि भैया जैसे ही हमें बल्ब जलाना है, ठीक है, जैसे ही हमने बल्ब जलाना है तो क्या करें, बल्ब को थोड़ी बोलेंगे कि बेटा जल जा, है ना, हम क्या करेंगे, इस स्विच को बंद कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ये जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। और जैसे ही स्विच को जोड़ेंगे, है ना, देखो बच्चों आपको मालूम होगा कि भैया जहाँ से इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत धारा बहती है, ठीक है, विद्युत धारा कहाँ बहती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा चलती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो वहीं से तो आएगा, कम होगी वहां से कैसे आ सकता है। अच्छा बताओ एनोड कैसा होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, बहुत बार बता चुका हूं, कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक, एनोड इज नेगेटिव और कैथोड क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ बहेंगे, अब मैंने क्या कर दिया, इस कुंजी को बंद हाल में कर दिया है। बंद हाल का मतलब क्या है, ये लो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड के पास है ना, तो यो इलेक्ट्रॉन और यो इस डायरेक्शन में, ये ओ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इसके पास ज्यादा वाले से चल करके इस कम वाले के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो जिंक को ही क्यों बनाया था उसका रीजन अब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। अच्छा विद्युत धारा कहां से कहां बहेगी, कहां से कहां बहेगी, प्लस से, इस इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में क्या चलती है, विद्युत धारा चलेगी, तो विद्युत धारा इधर से इधर बहेगी, बल्ब जलने लगेगा, उजाला हो जाएगा, बिजली आ जाएगी, हैं। और उसका डायरेक्शन कैसे मालूम चलेगा, इस वोल्टमीटर से मालूम चलेगा। किससे मालूम चलेगा, वोल्टमीटर से मालूम चलने वाला है, ठीक है। वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ऐसा वोल्टमीटर बैठा है, इंतजार कर रहा है ऐसे जीरो के ऊपर, विद्युत धारा इधर से इधर बह रही है तो वोल्टमीटर इधर विभवांतर दिखाएगा, जैसे बता दिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर आ गया सेल का, इधर जा रहा है तो मतलब करंट इधर से इधर बहने लग गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों आए, कैसे आए, उसकी क्रियाविधि देखिए, ठीक है ना, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। क्रियाविधि देखो, एनोड पे क्या होता है, एट एनोड, एनोड पे बताओ बच्चों ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन, हमेशा जिंदगी भर कभी भी नहीं बदलेगा, हमेशा ही एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एनोड पे और कैथोड पे दो हाल है हमारे पास। एनोड पे देखो एक तो ये क्या है, धातु का इलेक्ट्रोड है जिंक का, बताओ यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0 है ना। यहाँ पे भी क्या है, धातु का इलेक्ट्रोड है कॉपर का, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0, ठीक है। ये कॉपर का नहीं है बच्चों, ये मैं इलेक्ट्रोड का चार्ज बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, वैद्युत अपघटे का विलयन है ना, और ये विलयन जो है उसका क्या हाल है, उसमें जिंक कैसा है, उसमें देखो ZnSO4 जिंक है 2+ और SO4 क्या है 2-, मतलब जिंक धातु दो अवस्थाओं में है हमारे पास, इधर एक तो Zn0 और यहाँ क्या है, इस विलयन में Zn2+ है, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉपर क्या है, दो अवस्थाओं में, यहाँ तो ZCU क्या है, कॉपर 0 में, और इस विलयन में क्या है, कॉपर 2+ में। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, अब हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करना ना, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन दान करेगा ऑक्सीकरण का मतलब। अब यहाँ बताओ कि हमारे पास दो है धातुएं, दो धातु जो है हमारे पास दो तरीके से है, कहाँ, एनोड में, एक तो ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा इस विलयन में ये जो जिंक है ना वो Zn2+ में है, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए, बताओ कि ये जिंक इलेक्ट्रॉन देगा या ये Zn2+ इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो पहले से दे रखा है ना, किसको, इस SO4 को, तो इससे ये तो क्या बोलेगा, मेरे पास है ही नहीं, कौन देगा, ये जिंक देगा। कहाँ है ये जिंक, ये जिंक है आपका इलेक्ट्रोड, बात समझ में आ रही है, आपका जो इलेक्ट्रोड जिंक है वो ही क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सी हियर, जिंक ने कहाँ से, सॉलिड, ठोस अवस्था है ना बच्चों, इलेक्ट्रोड कैसा है, ठोस अवस्था है ना, ये S क्या है, ठोस, सॉलिड, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए इसने, ऑक्सीकरण हो गया क्या बच्चों, ठीक है। अब देखो इधर एट कैथोड क्या होगा,
क्या होगा, रिडक्शन होगा। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास कैथोड में दो बातें हैं, एक तो कौन है, Cu0 वाला धातु हमारे पास ठोस अवस्था में इलेक्ट्रोड है कॉपर, और दूसरा इसके विलयन में Cu2+ है। अब अपचयन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है, जिसके पास कमी होती है। तो कैथोड के पास कमी किसके पास है, इस कॉपर के पास क्या, नहीं, ये कॉपर तो 0 में है, ठीक है, ये कॉपर तो क्या 0 में है, तो इस कॉपर के 2+ आयन के पास कमी है जो इस विलयन में बैठा है। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि आ जाओ मेरे पास। Cu2+ ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल गया, Cu सॉलिड में बदल गया। अब जरा देखो कि क्या हो रहा है बच्चों, समझने की बात है। क्या है समझने की बात, कि एनोड पे जो रिएक्शन हुई उसमें से ठोस जिंक जो था यहाँ पे, उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और अपने आप को किस में बदल दिया, Zn2+ आयन में बदल दिया। अब देखो Zn2+ आयन के नीचे मैंने क्या लगा रखा है, एक्वस Aq लगा रखा है क्या बच्चों, और वो Aq का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उस Aq का, एक्वस मतलब वो जलीय विलयन में चला गया है। वो कहाँ चला गया, जलीय विलयन में चला गया है। अब देखो उसका आप जलीय विलयन अगर देखेंगे, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड आपका जिंक ठोस अवस्था में था वहां से क्या हुआ, वो टूट करके आ गया है, ठीक है, और कहां चला गया, जल में चला गया, जलीय विलयन जो था उसके अंदर चला गया है, ठीक है। इसका मतलब एनोड जो है आपका यहाँ पे, ये एनोड क्या हो गया, ये श्रिंक हो जाएगा, ये घट जाएगा, टूट के कहाँ चले जाएंगे, Zn2+, ये जो जिंक है किस में बदलेगा, Zn2+ में, और कहाँ चला जाएगा, इस विलयन में, किस रूप में, Zn2+ के रूप में, देखो इस रूप में। और इस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो Cu2+ था वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखिए ये Cu2+ यहाँ इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और इस विलयन में जो Cu2+ थे वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चले जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड में जमा हो जाएंगे। देखो Cu कॉपर में जमा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एनोड का जिंक है वो तो क्या हो गया, घटता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और जो हमारे पास कैथोड का कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस पे कॉपर जमा होते होते क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, ये दोनों बातें समझ में आई क्या आपको बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो इस पे अपन बात करते हैं आगे। अब मुद्दा ये आता है, ध्यान देना कि भैया मुद्दा ये आता है कि ठोस कॉपर कैथोड पे था, वही ठोस जिंक एनोड पे था, कॉपर के 2+ आयन कैथोड पे भी थे और Zn2+ आयन एनोड पे भी थे। फिर एनोड के जिंक ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों दान किए, ये आपको समझने की बात है। तो मैं यहां लिखता हूं कि निम्न विभव वाली धातु का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण कहाँ होता है, एनोड पे। अब देखो जिंक जो है ना बच्चों, उसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे आप तो वो होता है माइनस में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होता है, प्लस में 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है विभव, ये है दोनों के विभव, जिंक का और कॉपर के विभव आपके सामने लिखे हुए हैं। बताओ कम किसका है, इस जिंक का कम है ना, माइनस में 0.76 है, और मैंने क्या लिखा है, जिसका विभव कम होगा उसी का ऑक्सीकरण करना है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया जिंक का ऑक्सीकरण होगा, तो जिंक का ऑक्सीकरण क्या, और जिंक को पहले ही हमने कहा रखा था एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ही ऑक्सीकरण करना है। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रही है बात। इसलिए हमने इसी से इलेक्ट्रॉन दान करवाए, क्योंकि देखो जिंक को अच्छा नहीं लगता कि कॉपर दान करे, है ना, कमजोर आदमी है कॉपर, उसको दान कराते जिंक देख नहीं सकता है। इसलिए देखो जिंक जैसे यहाँ पे स्विच जोड़ा तो जिंक को ये पता चल गया कि इसके विलयन में कौन बैठे हैं, Cu2+ बैठे हैं, मतलब दान किए हुए बैठे हैं, तो तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन देता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, पहले चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए। ये देखिए इस रिएक्शन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन यहां से चले और यहां आए, और ये कॉपर 2+ ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। एक सर्कल पूरा हो गया, ठीक है, एक सर्कल पूरा हो गया, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, विद्युत धारा इधर बही, बल्ब जला। विद्युत धारा के लिए डिफ्लेक्शन इसने यूं बताया वोल्टमीटर ने कि भैया बह रही है, ठीक है क्या। अच्छा इसमें अभी कमी है बच्चों,
डायग्राम में क्या है, अभी कमी है। आप लोग जो जानते हैं, जो पढ़ चुके होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि भैया यहाँ तो गलत बता रहे हैं सर। नहीं बच्चों, गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जो कमी है उसकी आवश्यकता महसूस कराऊंगा। ठीक है, जो इस डायग्राम में कमी है उसकी आवश्यकता महसूस कराऊंगा कि अब एक चीज की आवश्यकता है, और फिर वो मैं सामने लेके आऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है। अब क्या हुआ कि अब ये आप हमेशा जान लीजिए कि विद्युत धारा का बहना या इलेक्ट्रॉन का बहना, वो विभव का जो अंतर होता है ना, उनकी उसी के कारण होता है। देखो इन दोनों के बीच में विभव का अंतर था जिंक और कॉपर में, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ चले गए। ठीक है ना। अब देखो आप अगर देखेंगे तो एनोड वाले जिंक का, एनोड पर जिंक कैसा है, वैद्युत ऋणी, वैद्युत ऋणी, तथा कैथोड पर कॉपर वैद्युत धनी है। ठीक है ना, ये वो वैद्युत ऋणी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और ये वैद्युत धनी है। ठीक है, और ये डिफरेंस होता है ना जब ही सेल कार्य करता है। बच्चों अगर आप इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन लगा रहे हो और ऐसा इलेक्ट्रॉन इधर भी लगा दोगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर नहीं जाएगा, कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी। भैया जब तक डिफरेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। इसका जो पोटेंशियल है ये भी विद्युत धनी, ऐसा इधर लगा दोगे वो भी विद्युत धनी, तो बच्चों कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कोई नहीं देगा। ठीक है, एक विद्युत ऋणी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब यह होता है कि जैसे ही आपकी पहला चक्र पूरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने डोनेट किए और कॉपर ने ले लिए, यहां से दिए चल के आए, कॉपर ने ले लिए। जैसे ही यहां से 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो Zn2+ जो जिंक था आपके, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का जिंक है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के अपने आप को किस में बदल लिया, Zn2+ आयन में, और वो आयन किस में कूद गए, इस विलयन में कूद गए ना बच्चों। किस में कूदे, वो इस विलयन में कूदे, और इस विलयन में कूदे तो एनोड पे कौन से आयनों की संख्या बढ़ गई, कौन से आयनों की संख्या बढ़ गई। देखो विलयन में पहले से क्या पढ़े थे, Zn2+ और SO4 2- पढ़े थे ना, बराबर थे, क्योंकि जितने ZnSO4 यहां था विलयन में वो टूट रहा था, एक टूटेगा तो एक Zn2+ और एक SO4 2- बराबर Zn2+ और SO4 2- थे, मतलब उदासीन था। ध्यान देना, ध्यान देना, एनोड पर साम्य में Zn2+ व SO4 2+ है, जो उसे उदासीन बनाता है। अरे बच्चों उदासीन हो गया क्या, क्योंकि बच्चों जितना प्लस था उतना माइनस भी तो था, +2 -2, ये भी उदासीन था। तथा अरे कैथोड पे भी तो यही बात है ना बच्चों, कैथोड पे भी तो यही बात है ना, पर भी Cu2+ व SO4 2- बराबर है, उदासीन है। अरे ठीक बात है क्या, अरे ठीक है क्या, कैथोड भी उदासीन है, एनोड भी उदासीन है। कब था उदासीन, जब हमने इसको नहीं जोड़ा था, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, जब ये नहीं हुआ था। क्यों, समझ में आ रही बात। लेकिन जैसे ही पहला चक्र पूरा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, तो इस वाले विलयन में कौन आ गया, यहां कौन आ गया, इस ठोस इलेक्ट्रोड से एक Zn2+ कूद के आ गया। कहां है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के जिंक का ऑक्सीकरण होकर के एक Zn2+ आयन किस में कूद गया, इस विलयन में कूद गया कि नहीं कूदा। ठीक है, तो बताओ बच्चों, जो एनोड कैसा था विद्युत ऋणी, उसमें कौन सा आयन आके कूद गया, पॉजिटिव। तो बच्चों गड़बड़ होगी कि नहीं होगी, जो उसको ऋणी रहना है उसमें पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, वो उदासीन था, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस बराबर थे, उदासीन था, उसमें प्लस ज्यादा हो रहे हैं। अब ये कूद करके यहां आ रहे हैं, उस विलयन में आ रहे हैं, तो प्लस ज्यादा हो रहा है, उदासीनता खत्म हो रही है। ऐसा ही कैथोड पे होगा। देखो कैथोड पे Cu2+ और SO4 2- बराबर थे, उदासीन था। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, विलयन में जो Cu2+ बैठा था वो उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में बदल गया, Cu में बदल गया। तो विलयन का जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक Cu2+ किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया। कॉपर का इलेक्ट्रोड बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ कौन बच गया, SO4 2-, इसके साथ का SO4 2- बच गया ना बच्चों। और अगर ये बच गया है तो बताओ, जो कॉपर 2+ धनी था, विद्युत धनी था, उस पर कौन सा आयन बढ़ रहा है, ऋणी
आयन बढ़ रहा है। बात को समझिए, बात को समझिए। हवा में चौके छक्के नहीं मारने हैं बच्चों, हवा में नहीं मारने हैं। बात क्या समझ रहे हैं हम कि जो ऋणी था उस पर सेल के कार्य करने से Zn2+ धनी बढ़ रहे हैं, और जो धनी था कैथोड उस पे सेल के काम करने से SO4 2- ऋणी बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, ऋणी एनोड पर Zn2+ व धनी कैथोड पर ऋणी SO4 2- बढ़ते हैं। 2- सेल के कार्य करने पर बढ़ते हैं, जो उसकी उदासीनता को खत्म करते हैं। अरे बच्चों, जैसे ही उनकी उदासीनता खत्म होगी, जिंक जिसको ऋणी था वो धनी होता जा रहा है Zn2+ बढ़ने से। जो कॉपर का इलेक्ट्रोड जो धनी था वो ऋणी होता जा रहा है SO4 2- बढ़ने से। हाथ खड़े कर देगा सेल कि भैया हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए जिंक वाला एनोड ऋणी चाहिए और कॉपर वाला कैथोड धनी चाहिए। तब तो भैया हम इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, काम चला देंगे, और आपने इसकी व्यवस्था नहीं की तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है। और सेल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, मतलब शुरुआत में तो काम करेगा, शुरुआत में तो ये रिएक्शन होगी, बल्ब जलेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ से जिंक 2+ में बदल के यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो इसकी ऋणी जो था वो धनी हो गया, और ये जो धनी था वो इस SO4 2- के ज्यादा होने से कैसा हो गया, ऋणी हो गया। गड़बड़ हो गई, उल्टा हो गया, सारा काम ठप बैठ गया, सिस्टम ही खत्म। तो अब क्या करें बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसका उपाय लगाना है। अतः इस उदासीनता को बनाए रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने को लगाना पड़ेगा। नई बात, नई चीज जो यहां कमी मैं आपको बता रहा था वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। उपयोग करना होता है। अरे बच्चों, बात बिल्कुल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्या कमी है इसमें? सॉल्ट ब्रिज की कमी है, लवण सेतु की कमी है। चलिए मैं लगा देता हूं लवण सेतु, और देखिए ये है लवण सेतु। कैसा आकार है इसका? यू आकार की नलिका है। ये है लवण सेतु। इसमें क्या भरा है? KCl भरा है। ठीक है, तो लवण सेतु क्या है? एक यू आकार की नलिका है। चलो बच्चों, अब हम इसी की बात पूछ लेते हैं कि भैया तुम कौन हो? एक यू आकार की नलिका जिसमें अक्रिय लवण भरा होता है। एग्जाम्पल KCl। क्या भरा है इसमें? अक्रिय लवण भरा हुआ है ये। ठीक है, ये क्या काम करती है? उस उदासीनता को बनाए रखती है। एनोड और कैथोड की जो उदासीनता है ना बच्चों, उसको बनाए रखती है। ठीक है, वो गड़बड़ क्यों हो रही है? सेल काम करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी इनकी उदासीनता। उसको बनाए रखने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? लवण सेतु। क्या है लवण सेतु? ये एक यू आकार की नलिका होती है जिसमें अक्रिय लवण भरा होता है। ठीक है, इसे दोनों पात्रों में डुबा देते हैं। ठीक है, डुबा दिया। इसका बच्चों कार्य देखो,
कार्य। अच्छा एक चीज़ तो ये देखो बच्चों कि भैया ये KCl एक अक्रिय लवण है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, आपको लवण सेतु के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा लवण सेतु क्या है। लवण सेतु एक यू आकार की नलिका है जिसमें अक्रिय लवण भरा हुआ है जैसे KCl। ये दोनों पात्रों में डूबी रहती है। क्या काम कर रही है? क्या काम कर रही है? यह है इलेक्ट्रोडों की उदासीनता को बनाए रखती है। यह दोनों पात्रों को पृथक रखते हुए जोड़ती है। ध्यान देना बच्चों, अगर दोनों को एक ही चैम्बर में डुबा दिया ना आपने तो सेल काम नहीं करेगा, आपको अलग अलग चैम्बर रखना पड़ेगा। और अगर एक ही चैम्बर में रखते हो तो उसमें भी पृथक्करण के लिए कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों चैम्बर को अलग अलग रखते हुए भी कौन जोड़ रहा है? लवण सेतु जोड़ रहा है। अब देखो क्या करता है। पहले तो हम बात करते हैं कि भैया ये अक्रिय कैसे है, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो कार्य है वो क्या करता है। हमें क्या करना है? गड़बड़ क्या हो रही थी बच्चों? इनकी उदासीनता में गड़बड़ हो रही थी। इसकी उदासीनता में गड़बड़ क्यों हो रही थी? क्योंकि इसके पास Zn2+ और SO4 2- बराबर भरे थे इसमें, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ से जिंक टूट करके किसमें आ गया? इस विलयन में। कैसे रूप में? Zn2+ रूप में। तो ये जो दोनों थे उसमें इसकी संख्या बढ़ रही थी इधर, मतलब हमें इसकी संख्या रोकनी है, नहीं बढ़ने देनी है। किसकी? Zn2+ की। कहाँ? एनोड पर। अच्छा कैथोड पे क्या हो रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन आते, इसने तो लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, अपचयित होकर के इस पे जाकर के जमा हो गया। पीछे कौन रह गया? कौन बढ़ गया? SO4 2- बढ़ गया। तो यहां पर तो इस Zn2+ की एनोड पर और SO4 2- की संख्या कैथोड पर हमें बढ़ने से रोकनी है, ठीक है। तो देखो एनोड पे क्या हुआ है बच्चों, ध्यान देना, ये लवण सेतु के लिए है। एनोड पे क्या हो रहा है? कौन बढ़ा? Zn2+ बढ़ा। तो इससे रिएक्शन करने के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो 2 Cl- आए कहाँ? एनोड में, और इस जिंक से रिएक्ट करके इसको क्या बना दिया? ZnCl2। पहले 2 इलेक्ट्रॉन आते ही एनोड पे कौन बढ़ गया था? Zn2+ बढ़ गया था ना। कितना चार्ज है? 2+। क्या आ गया हमारे पास? 2 Cl-, माइनस भी उतना ही आ गया जितना प्लस था। बराबर हो गया क्या? उदासीन हो गया क्या वापस से? तो लवण सेतु ने क्या कर दिया? इस एनोड को वापस से उदासीन कर दिया। और अब बच्चों ये देखो कि Cl- कहां से आया? जो KCl था ना, इसका Cl- इधर आ गया। बात समझ में आती है क्या? और वही चीज देखो कैथोड पे। अरे भाई कैथोड पे कौन बढ़ रहा था? SO4 2- बढ़ रहे थे ना। SO4 2- बढ़ रहे थे ना। तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। KCl में Cl- इधर आ गया तो K+ कहां चला जाएगा? कैथोड पे चला जाएगा। तो 2 K+ इस पे आकर के K2SO4 बना रहा है। बच्चों बताओ कि SO4 2- जो कैथोड पे बढ़ रहा था वो भी हमने कम कर दिया, और जो Zn2+ एनोड पे बढ़ रहा था वो भी हमने कम कर दिया। तो क्या वापस से दोनों कैसे हो गए? उदासीन हो गए क्या? तो क्या सेल काम करता रहेगा क्या? पहला एक साइकिल चला, चक्र चला, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, एक Zn2+ इसमें बढ़ा और एक SO4 2- इसमें बढ़ा। तो 2 Cl- इधर आए और 2 K+ इधर आए, और वापस से ये रिएक्शन करके इसको उदासीन कर दिया। फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यही काम, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यही काम, और सेल कंटिन्यूअसली काम करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि भैया ये अक्रिय क्यों है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही मान लो कि आपने एक साइकिल चला, जिंक इधर बढ़ा, सल्फेट इधर बढ़ा, तो ये सेल रुक जाएगा। अब मान लो कि अगर ये KCl धीरे धीरे वियोजित होता, K+ और Cl- में ऊंग के टूटता है ना, और धीरे धीरे ऊंग के Cl- इधर आता, तो जब तक Cl- यहाँ आकर के ये रिएक्शन नहीं करेगा तब तक अगला साइकिल यहाँ से नहीं चलेगा। जब तक K+ इधर आकर के ये रिएक्शन नहीं करेगा तब तक अगला साइकिल नहीं चलेगा। तो जब तक तो क्या होगा? सेल काम करना बंद कर देगा ना, डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसका आयनन भी जल्दी से हो और उसका गमन जो है ना आयनों का इधर से इधर और इधर से इधर वो भी जल्दी हो, उसको बोलते हैं अक्रिय लवण कहते हैं। तो अक्रिय लवण हमने काम में लिया, उसने क्या कर दिया? इसकी उदासीनता को बनाए रखा है, मेंटेन रखा है। ठीक है क्या? समझ में आ गई बात?
तो ये हो गया हमारा लवण सेतु। जो लवण सेतु ने क्या किया है, लवण सेतु ने इसकी उदासीनता बनाए रखी है, और वो उदासीनता वो बनाए रखने के कारण ही सेल की अगली से अगली साइकिल, अगली से अगली साइकिल चलती जाए। अगली UGLY अगली नहीं, अगली, ऐसे अगली, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें हमारे पास आता है कि भैया इसके एक तो कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स और हैं, वो मैं अब इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, आपको उतार लिया होगा वैसे साथ के साथ में, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ अब, ठीक है। अब एक तो हम क्या करेंगे, इसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, और एक इसमें सेल का प्रदर्शन लिखना है हमें, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आपको पूछता है, ठीक है। देखो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, देखो जो भी एनोड के ऊपर है उसका बायां और कैथोड का बायां जोड़ दो, और एनोड का दायां और कैथोड का दायां जोड़ दो। देखो एनोड क्या है हमारे पास, जिंक है एनोड के बाएं में, सॉलिड। कैथोड के बाएं में क्या है, देखते जाओ उधर, वो रहा कैथोड, क्या है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन है। Cu2+ क्या है, एक्वस है ना, ठीक है ना, ये दोनों बाएं जुड़ गए, एरो। और फिर देखो एनोड का दायां क्या है, Zn2+ एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही कैथोड का दायां क्या है, Cu सॉलिड है, यही है ना बच्चों। और देखो इसमें से क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच गया, Zn सॉलिड और Cu2+ एक्वस, ठीक है ना, क्या बना देंगे, Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड बना देंगे। और इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, जिंक वाला इलेक्ट्रोड तो छोटा होता चला जाएगा और कॉपर वाला बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। देखो सेल प्रदर्शन, देखो सेल प्रदर्शन क्या होता है, इतना सारा है ना, ये सारा तामझाम वो एक लाइन में लिखना। देखो लेफ्ट साइड में हमेशा किसको लिखते हैं, एनोड या कैथोड, एनोड को। तो देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जिंक से, जिंक सॉलिड से किस में बदल रहा था, वो Zn2+ एक्वस में बदल रहा था, ये तो हो गया एनोड लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में कौन सी रिएक्शन हो रही थी कैथोड पे, Cu2+ एक्वस था ना बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो गया था, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। और ये इन दोनों आयंस को सेपरेट करने का, ये एनोड है ये कैथोड है, और इनके बीच में पृथक्करण किससे करते हैं, 2 लाइनों से करते हैं। ये तो हो गया आपका एनोड, ठीक है। इसको अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध अभिक्रिया भी बोलते हैं ना। पूरी में से आधी क्या है ये, और आधी है ये, देखो आधी तो क्या है, Zn से Zn2+ ऑक्सीकरण, और ये अपचयन हो गया, ठीक है ना। और ये क्या है, कैथोड पे हो रही है, ये क्या है, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना। और ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड को कौन सेपरेट कर रहा है, देखो ये देखो लवण सेतु, ठीक है क्या, अरे बालक बालिकाओं ठीक है क्या। तो इस पूरे तामझाम को मैंने एक लाइन में लिख दिया, हमें समझ में आ गया कि ये एनोड है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ये कैथोड है, अपचयन हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। बोलो बच्चों समझ में आती है कि नहीं आती है बात, ठीक है क्या, क्लियर है पूरी बात, ओके। अब देखो इस सेल का विभव हम कैसे निकालते हैं, सेल का विभव कैसे निकालते हैं, विभव क्या होता है, सेल का विभवांतर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। पहले मैं सेल का विभव बता देता हूँ, सेल का विभव। और बच्चों ध्यान देना कि सेल का विभव कौन बताता है हमें, ये एक प्रैक्टिकल युक्ति है, डिवाइस है जो हमें डायरेक्टली बता देगी, फॉर्मूले लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कौन बता देता है, कौन बता देता है, बताओ। हमने सेल विभव ज्ञात करने के लिए इसमें क्या लगाया था, ये V लगाया था, वोल्टमीटर लगाया था क्या बच्चों, ठीक है ना। देखो सेल का, इसी सेल का विभव, ठीक है ना। देखो एग्जैक्टली क्या है, सेल का विभव उसके इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है, ठीक है क्या। तो ई सेल, ये क्या है, सेल विभव,
फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों मैं। वैसे तो ये आपका जो वोल्टमीटर है ना वो रीडिंग दे देगा डायरेक्ट ही कि भैया आपके सेल का विभव कितना है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सारा तामझाम ना दे, भैया आप कॉपी में काम करेंगे जब थोड़ी वोल्टमीटर आपको रीडिंग देगा तब तो पेन ही चलाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो मतलब सेल का विभव क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर होता है। तो किस में से किसको माइनस करना है, ई कैथोड, क्या कैथोड का विभव माइनस ई एनोड का विभव। देखो बच्चों बड़ी ही सुंदर तरीके से, तो ई सेल मतलब सेल का विभव क्या हो गया, कैथोड को बताओ राइट साइड में लिखा है या लेफ्ट साइड में लिखा है, कहां लिखा है, देखो राइट साइड में है ना बच्चों, वो लेफ्ट में, ये राइट साइड में है। तो ई सेल बराबर ई विभव किसका, राइट साइड के इलेक्ट्रोड का माइनस विभव किसका, लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का। अब जरा देखो जिंक का विभव क्या था, जिंक का विभव क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कॉपर का क्या बताया था रे बच्चों, याद है क्या, याद है क्या, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। क्यों बच्चों याद है क्या। अब जरा देख लो कि राइट साइड में कॉपर है या जिंक है, देखो जरा यहां देख लो, या तो लेफ्ट साइड में जिंक राइट साइड में कॉपर, लेफ्ट साइड में जिंक राइट साइड में कॉपर, कहीं भी कुछ भी देख लीजिए। तो राइट साइड में कौन आएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड आएगा, ठीक है, और कॉपर का विभव कितना है 0.34, माइनस का चार्ज चिन्ह लगा दिया। EL लेफ्ट साइड में कौन है, जिंक है ना, जिंक का विभव कितना है, माइनस का 0.076 है कि नहीं है। अब देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पे डेनियल सेल लिया है उसका विभव कितना आ रहा है हमारे पास, 1.10 वोल्ट आ रहा है। और यही रीडिंग 1.10 कौन बता देता, ये वोल्टमीटर बता देता, ठीक है क्या, ये वोल्टमीटर बता देता, लेकिन कॉपी में वोल्टमीटर रीडिंग नहीं बता सकता, इसलिए हमें पेन चलाना पड़ेगा। तो हमने पेन चलाया, फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला हमें कहता है कि भैया ऐसे करके और ऐसे कर लो। कैसे करके, अरे सामने ER माइनस EL, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अरे समझ में आई क्या बात। चलो बच्चों ये वैसे तो फिनिश हो गया है अब हमारे पास, लेकिन लास्ट में मैंने शुरू में ये कहा था कि भैया दो टाइप के हो सकते हैं ये डेनियल सेल। एक तो फिजिक्स के लैब में भी आप देखोगे तो वो कैसा होता है, एक ही पात्र वाला डेनियल सेल, एक ही पात्र वाला डेनियल सेल। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या है, ये एक बाहर से चैम्बर होता है, ठीक है ना, और इसमें क्या भरा हुआ है, कुछ विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो ये बाहर के चैम्बर वाला क्या है, कॉपर का पात्र है। किसका है ये, कॉपर का। और यही किसका काम करता है रे बच्चों, यही किसका काम करता है, कैथोड का काम करेगा जो पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है ये ध्यान देना बच्चों, ये ध्यान देना है ना, ये वाला जो है ना ये थोड़ा काम की चीज है, ये तो आपके कॉपर का पात्र हो गया, ठीक है। इसमें ये जो भरा हुआ है, ये जो डुबाया हुआ है, ये जो है आपके पास, ये कैसा है, ये सैरंध्र पात्र। इसके अंदर एक और क्या ले लिया हमने, सैरंध्र पात्र, जिसमें क्या है, जिसमें H2SO4 या ZnO4 भरा है, ठीक है। और इसमें क्या लगी है, इसमें क्या लगी है, जिंक है। क्या है ये, एनोड की भांति काम करता है, नेगेटिव, ठीक है क्या बच्चों। अब देखो इसमें दो चैम्बर नहीं है, एक ही चैम्बर है, और एक ही चैम्बर के अंदर क्या लगे हैं, इलेक्ट्रोड लगे हैं, दोनों के दोनों, कैथोड और एनोड दोनों एक ही चैम्बर में लगे हुए हैं, दिख रहा है। देखो अब ये कैसे काम करेगा, एक तो तार यहां लगा दिया हमने कैथोड पे, एक हमने यहां लगा दिया, ये लो बच्चों, ये लो, ये वोल्टमीटर से जोड़ दिया, ये आपका बल्ब हो गया, और ये हमने इसको जोड़,
ठीक है क्या? अब देखो काम वैसे ही करेगा, काम वैसे ही करेगा। वही कैथोड है, ठीक है, वही एनोड है। वही एनोड पे क्या होगा बच्चों? एनोड पे देखो क्या है, Zn किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? यहाँ से चल के बल्ब जलेगा और इस कैथोड में चले गए, और कैथोड पे क्या हो जाएगा? कैथोड पे क्या हो गया? आपका Cu2+ जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में बदल जाएगा? कॉपर में बदल जाएगा, है ना, और इस पात्र में जमा हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है अपने इसमें और इसमें? इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 अलग अलग चैम्बर थे, यहाँ एक ही चैम्बर है। कुल मिलाकर के जो उदासीन था यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने लवण सेतु लिया था ना, उसका काम कौन करेगा? उसका काम कौन करेगा? ये सैरंध्र पात्र। ठीक है, देखो यहाँ इलेक्ट्रोड की उदासीनता सैरंध्र पात्र से Zn2+ आयनों के कैथोड पर आने से बनी रहती है। वहां तो क्या हो रहा था? लवण सेतु के आयन इधर से इधर जा रहे थे और उदासीन बना रहे थे। यहाँ क्या करेगा? जो इस इलेक्ट्रोड से जिंक के Zn2+ यहाँ आ गए ना, वो इस रंध्र से बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या बढ़ रहा था? SO4 अंदर क्या बढ़ रहा था? Zn2+। ये Zn2+ बाहर आकर के क्या बना लेगा? ZnSO4 बना लेगा। इसमें से बाहर आ गया तो इसमें से Zn2+ कम हो गए, इसमें से SO4 पड़ा था, उससे रिएक्ट कर लेगा, वो भी बैलेंस हो गया, दोनों उदासीन हो गए। और ऐसे आपके डैनियल सेल ये कार्य करता है। जो काम लवण सेतु कर रहा था वो कौन कर रहा है? ये पात्र की दीवारें कर रही है, जो सैरंध्र है। ठीक है, चलो बच्चों, तो हमने यहाँ पे आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, उसका पोटेंशियल देखा, कंप्लीट सेल रिएक्शन, एनोड कैथोड देखा, उसका प्रेजेंटेशन देखा, डायग्राम, उसकी असेंबली देखी, और एक ही पात्र वाला डैनियल सेल भी अपन ने इसमें देख लिया है। उसका विभव ज्ञात करना भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। सेल विभव, सेल विद्युत वाहक बल, विभवांतर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड का विभव कैसे ज्ञात किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। आप लोग इसको रिवाइंड कीजिए, कॉपी कीजिए, जो भी करना है कीजिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।